नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। आज बात करेंगे चुनाव के मुद्दे पर। विधानसभा चुनाव का ऐलान 2 राज्यों में कर दिया गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही साथ राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। इन्हीं तारीखों पर राजस्थान की इन 2 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इस पर आज हम अपने तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। नोटिफिकेशन जो है वो 27/9 को जारी होगी। नॉमिनेशन जो है उसका आखिरी जो अंतिम तिथि है वो 4 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशंस का स्क्रूटनी करते हैं यानी कि उसका एनालिसिस करते हैं अंडर द लॉ, वो 5 अक्टूबर तक है। 5 अक्टूबर को है। अगर किसी कैंडिडेट ने विड्रॉ करना हो तो लास्ट डेट 7/10 है। जो पोलिंग है यानी कि जो वोटिंग है वो 21 अक्टूबर को है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर को समाप्त होगा। यहाँ 21 अक्टूबर को चुनाव है। इसी के साथ राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 2014 का विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था। यहाँ 288 सीटों पर चुनाव हुआ था। बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी और शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में हाल ही में पीएम मोदी ने रैली की थी, जिसमें उन्होंने जनता से दोबारा देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की अपील की थी। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी ने भी महाराष्ट्र में 2014 का चुनाव अलग अलग लड़ा था। कांग्रेस को 42 और शरद पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। साल 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर 47 सीटें जीतकर बीजेपी ने हरियाणा में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई थी और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। आईएनएलडी को इस चुनाव में 19 सीटें मिली थी। बाकी सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों और स्थानीय पार्टियों ने जीती थी। माना जा रहा था कि बीजेपी यहाँ भी किसी जाट नेता को राज्य की कमान देगी, लेकिन सबको चौंकाते हुए पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इस बार एक बात ये ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे राष्ट्रवाद, बालाकोट और पीएम मोदी का चेहरा था, जबकि विधानसभा चुनाव के मुद्दे एकदम अलग है। यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर चुनाव से पहले ही असम की तर्ज पर हरियाणा में एनआरसी लागू करने का मुद्दा उठा रहे हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उनको हटाने की मांग भी रही है। ऐसे में हरियाणा की सीट खट्टर के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ 2018 विधानसभा चुनाव में खींवसर से हनुमान बेनीवाल और मंडावा से नरेंद्र खीचड़ विधायक बने थे, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल के नागौर सीट से और नरेंद्र खीचड़ के झुंझुनू सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दोनों सीटें खाली हो गई थी। बता दें कि खींवसर सीट हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है। वो यहाँ से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। वहीं मंडावा सीट पर भी भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार जीत इतनी आसान भी नहीं। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही सीटें जाट बाहुल्य हैं और ऐसे में जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल कांग्रेस दोनों ही सीटों पर जीत का दावा कर रही है। जितनी ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, हम चाहते हैं कि जनता मालिक बनकर काम करे और हम जनता के सेवक बनकर जनता की सेवा करें। उसी उद्देश्य से इस उपचुनाव में भी हम जनता से जाकर कहेंगे कड़ी से कड़ी जुड़े। और इतना बड़ा बहुमत हमारे पास नहीं है, लेकिन ये 2 सीटें आएगी तो राजस्थान की सरकार और मजबूत होगी। मुझे भरोसा है कि राजस्थान की जनता हमको वोट करेगी और हम ये दोनों चुनाव जीतेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि नरेंद्र सिंह झुंझुनू से सांसद हैं और हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं, जिसके चलते प्रदेश की दोनों सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। उपचुनाव के बाद एक बार फिर दोनों क्षेत्रों से विधायकों का चुनाव किया जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी द्वारा दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किन्हें मैदान में उतारा जाता है। साथ ही इस चुनाव में दोनों सीटों पर जनता किसका साथ देती है। तो बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव और राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। क्या कुछ इस बार माहौल रहेगा, क्या कुछ चुनौतियां दोनों पार्टियों के लिए रहेगी और किस तरह का
सियासी नजारा देखने को मिलेगा, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ दो और मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि उमेंद्र दाधीच वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है उमेंद्र जी। साथ ही साथ विजय वर्मा हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो उमेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहूंगी। महाराष्ट्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा हुई है, राजस्थान में भी होना है। ओवरऑल जो है लोकसभा चुनाव के बाद काफी कुछ सियासत में बदलाव आया है। क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही इन चुनावों में किस तरह की चुनौतियां रहेंगी? बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती का है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में भाजपा शासित है। जिसके पास में सत्ता की कुर्सी है उसको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। और यहां मुख्य बात यह है कि पिछले जो चुनाव में भाजपा और शिवसेना में महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कुछ मतभेद था और कई सीटों में आमने सामने भी हुए। अब इस बार इनमें सीटों का सामंजस्य बैठने की संभावना लग रही है। अब दीपावली के से पहले चुनावी नतीजे आ जाएंगे, किसके घर में आतिशबाजी होगी, किसके घर अंधेरा छाएगा, ये बात की बात है। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मुख्य बात यह रही कि किसानों की मांग को लेकर कुछ आंदोलन हुए। ये आंदोलन इस चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है। हरियाणा में की यदि बात की जाए तो हरियाणा में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि जाट और गैर जाट, पहले वहां जाट और विश्नोइयों में के बीच होता था। भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उन्हें विश्नोई के रूप में जाना जाता था। अब राजस्थान में दो उपचुनाव होने वाले हैं, ये दोनों सीटें भी जाट प्रभावित हैं। हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के चुनाव का असर राजस्थान में होगा और राजस्थान के दो उपचुनाव का थोड़ा बहुत प्रभाव हरियाणा में भी होगा, क्योंकि मंडावा जो सीट है ये पहली बार भाजपा ने चुनाव जीती है। हालांकि भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए लंबे समय से बहुत प्रयास किए, लेकिन यहां लंबे प्रयासों के बाद भी भाजपा अपना खाता पहली बार खोल पाई है। शेखावटी में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भाजपा आज तक खाता नहीं खोल पाई। हम बात कर सकते हैं नवलगढ़ की। नवलगढ़ में भाजपा या जनसंघ का आज तक खाता नहीं खुला। मंडावा में पहली बार खुला है। खींवसर में भी जो पहले खाता खुला वो केवल हनुमान बेनीवाल के अपने दम पर खुला। ऐसे ही बात आती हरियाणा की। हरियाणा में इस समय कई छोटे छोटे दलों का मुकाबला भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में होगा। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कह दिया है कि मैं अगली बार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूं। यानी उन्होंने संकेत दे दिया, हाईकमान माने या न माने, मैं अपने हिसाब से चुनाव में अपनी शक्ति लगाऊंगा, अपने हिसाब से विधायकों को लड़ाऊंगा। और हरियाणा में अक्सर यह होता आया है, जब भी किसी भी नेता को हाईकमान ने महत्व नहीं दिया, उसने अपने दम पे चुनाव लड़ा। यहां मुख्य बात अब यह भी आती है कि हरियाणा में चौटाला परिवार भी बटा हुआ है। अभय चौटाला और अजय चौटाला की दोनों की अब अलग अलग पार्टियां हो गई है। ओम प्रकाश चौटाला इस समय पैरोल पे हैं, कभी जेल में होते हैं, इसलिए यहां अब इस समय कह सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की हालत अच्छी नहीं है। और यहां अब नई पार्टी बनी है जनतांत्रिक जनता पार्टी। ये कितनी चुनौतियां दे पाएगी, ये देखने वाली बात है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अलावा हरियाणा जनतांत्रिक पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इनके बीच में मुकाबला होगा। बसपा कुछ सीटों पे इनेलो से या जनतांत्रिक जनता पार्टी से समझौता करने की कोशिश में है। इनका समझौता कब होगा, कितनी सीटों पे होगा, ये बात अलग है। लेकिन मैं मानता हूं कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर को वहां सीएम बना के ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम गैर जाट नेता के रूप में खट्टर को उन्होंने सामने लाने की कोशिश लाए। नहीं, हमेशा ये होता था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री जाट बनेगा या विश्नोई बनेगा। पहली बार किसी पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का ताज सौंपा है। महाराष्ट्र में भी देखा जाए देवेंद्र फडणवीस का कोई राजनीतिक पिछला कोई इतिहास नहीं है।
वो बहुत ही जल्दी राजनीति में आए और बहुत ऊंचे पद पे पहुंचे। वहां महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा का जो समझौता हुआ उसका उसको लाभ मिलेगा। हाँ, हालांकि वहां एनसीपी और कांग्रेस में भी समझौता हो गया है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 125 सीटों पे एनसीपी चुनाव लड़ेगी और 125 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। वह कुछ क्षेत्रों में ओवैसी की पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, हल्की फुल्की चुनौती देने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि मुख्य मुकाबला वहां शिवसेना भाजपा गठबंधन, एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के बीच में ही रहेगा। अब यहां महाराष्ट्र में गन्ना किसानों की मांग, इनके द्वारा जो पिछली बार आंदोलन किया गया, ये चुनावी मुद्दे होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, दोनों में किसानों का मुद्दा एक बना होगा, चुनावी मुद्दा होगा। इस मुद्दे को कौन कैसे बुना पाएगा ये एक अलग है। एक अच्छा प्रशासन देने की कोशिश की देवेंद्र फडणवीस ने, ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। अब यहां यह भी देखा गया कि पिछले दिनों जिस प्रकार से एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं में दल बदलने की एक होड़ सी लगी, कई कांग्रेस के बड़े नेता पाला बदल के या तो शिवसेना में आए या भाजपा में आए। ये सब चुनाव के समय एक संकेत देने वाली बात है कि किसका पलड़ा भारी होगा ये अभी हम कह नहीं सकते। अभी चुनाव की घोषणा हुई है, आचार संहिता आज से लग गई है और राजस्थान में दोनों जो उपचुनाव होने वाले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि यहां से दोनों विधायक भाजपा के थे। अब कहा यह जाता है कि जब भी उपचुनाव हुए हैं सत्ता में जो पार्टी होती है उसको लाभ मिलता है, लेकिन यहां हम ये देखेंगे कि कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है, भाजपा किसको प्रत्याशी बनाती है। चर्चा ये भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने के लिए हो सकता है कि पूर्व जो यहां से अभी सांसद हैं, जो यहां से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्हीं के परिवार में से किसी को टिकट दे दे ताकि उस चुनाव को अपने पक्ष में, उस चुनाव के नतीजे को अपने पक्ष में लाया जा सके। अब अभी चुनाव की घोषणा हुई है, नामांकन भरने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन प्रत्याशी होंगे, क्या मुद्दे होंगे। राजस्थान में यदि बात की जाए तो सरकार, कांग्रेस सरकार के अब तक के जो कार्यकाल है उनकी भी एक परीक्षा होगी। अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं उनकी परीक्षा का समय आ गया है उपचुनाव के माध्यम से। अब यदि हम पिछली बातें देखें तो कई बार सत्ता पक्ष को उपचुनाव में नुकसान भी हुआ है। याद रखना होगा बाली, सांगवाड़ा और बानसूर के उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में बुरी तरह से पराजित हो गई थी, लेकिन उपचुनाव में इन तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। ऐसे उपचुनाव में हम ये कहें, यदि कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसे लाभ होता है, तो ये केवल आंकड़ेबाजी है। इतिहास ये बताता है कि कभी कभी कम समय में सरकार के खिलाफ माहौल भी बन जाता है या विपक्ष उस माहौल को बनाने की कोशिश में होता है जिसका वो लाभ उठाता है। अब सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, वे जाट समाज से हैं और ये दोनों सीटें जाट प्रभावित है। मैं कह सकता हूं कि इन दोनों सीटों के लिए कहा जाए कि जीतेगा भी जाट और हारेगा भी जाट। तो कोई गलत नहीं है। इसी पर ये जो आपने बात कही है उसी पर मुझे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाना एक तरीके से जाट कार्ड खेलने जैसा था? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात पूछी है कि पूनिया को अध्यक्ष बनाना जाट कार्ड खेलना है। एक मुख्य बात हो सकती है कि जाट समाज का व्यक्ति है, अध्यक्ष बना है, लेकिन इन्होंने जो पहले कहा कि मैं 36 कौम का हूं, इन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि जाट जाति में पैदा होने के बाद भी 36 कौम को साथ में लेकर चलता हूं, यह उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। हर राजनीतिक कभी अपने आप पे किसी जाति का ठप्पा नहीं लगाएगा, और यदि जाति का ठप्पा लगवा लेगा तो उसको भविष्य की राजनीति में कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। सतीश पूनिया संघ परिवार से निकले हुए हैं, एबीवीपी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि उन पे एक जाति का ठप्पा लगे। और वैसे भी यदि मानो हम जाट नेता की बात करें तो उन्होंने पहला जब उपचुनाव लड़ा सादुलपुर से, तो जाट समाज ने इनको इतने अधिक वोट नहीं दिए थे जितने की उम्मीद की जा सकती है। वहां मतदान जो हुआ ये पूनिया के बीच में हुआ, वहां जीता भी पूनिया, हारा भी पूनिया। कांग्रेस ने भी पूनिया को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पूनिया को दिया और इंडिपेंडेंट के रूप में भी पूनिया ही खड़े हुए थे।
लेकिन यहाँ के अन्य जातियों ने सतीश पूनिया को सपोर्ट किया। आमेर में से अभी वो विधायक हैं, यहाँ भी इनको अधिक जो वोट मिले हैं, गैर जाटों के अधिक मिले हैं। इनकी छवि अन्य जातियों में भी ठीक है और इन्हें ये माना जाता है कि संभ्रांत जाट, जिसको कह सकते हैं कि शालीन जाट के रूप में इनकी पहचान है। अब पीएचडी होल्डर भी है, इन्होंने डॉक्टरेट भी की है, इसलिए युवाओं में इनका अच्छी पकड़ होना, युवा होना इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लाभ दिला सकता है। बिल्कुल। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भले ही पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इन्होंने जाति कार्ड खेला हो या इस तरीके से कहा जा रहा है कि जाट कार्ड खेला है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसके बावजूद बीजेपी के लिए तो ये जो राजस्थान की दोनों सीटें हैं ये चुनौती है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि खिवसर की अगर बात करें तो 15 साल से कांग्रेस इस सीट से दूर है और साथ ही साथ मंडावा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 10 सालों से कांग्रेस नहीं आई है। तो नहीं लगता कि सत्ता में भले ही यहाँ पर राज्य में कांग्रेस बैठी हो, लेकिन इन दो सीटों के मामले में अगर बात करें तो बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए नजर आती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौती है दोनों ही सीटों पर, क्योंकि अगर बात की जाए जो नागौर की जो खींवसर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो वर्चस्व रहा है, राजनीतिक वर्चस्व हनुमान बेनीवाल का रहा है। और अब ये जो हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी पार्टी और बीजेपी के बाद जो बीजेपी में जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो गठबंधन हुआ था, ये कंटिन्यू किस तरह रह पाता है विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। और टिकट जो किसको मिलता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो संभावना है ये आंकी जा रही है कि हनुमान बेनीवाल या तो अपना कैंडिडेट उतारेंगे पार्टी से या फिर अपनी फैमिली में से किसी को टिकट देंगे। और अगर बीजेपी सपोर्ट करती है तो बीजेपी समर्थित सीट जरूर कहलाएगी, लेकिन बीजेपी की सीट नहीं होगी जो खींवसर। लेकिन संभावित रूप से माना जा रहा है कि खींवसर की जो सीट है, अगर आरएलपी से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं तो किसी अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते हैं तो वो सीट आरएलपी के खाते में जाएगी, यानी बीजेपी समर्थित जो आरएलपी को सीट मिलेगी। जहां तक मंडावा का सवाल है, मंडावा में स्थिति बीजेपी के लिए इस बार चुनौतीपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र तो है निश्चित तौर पर, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के फेस ही यहाँ पर जाट रहे हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस के खिलाफ कई जो लोकल एजेंडे खड़े हो गए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा निश्चित तौर पर मिलता है, लेकिन जिस तरह के जो लोकल एजेंडे हैं उन पर होते हैं ये चुनाव। जहां तक उपचुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव थे, बड़े जो मुद्दे थे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ करते थे, लेकिन ये लोकल जो मुद्दों के चुनाव है। और 9 महीने का कार्यकाल हो गया प्रदेश सरकार को, और कांग्रेस के कार्यकाल में कई मुद्दे उठे हैं, कई आंदोलनात्मक जो कदम भी उठाए हैं लोगों ने, अलग अलग संगठनों वर्गों द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर भी इश्यूज उठते रहे हैं। और जहां तक मंडावा जो विधानसभा क्षेत्र का मामला है, कुछ जो मामले हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर काफी चर्चाओं में रहे हैं, तो इस तौर पर निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि चुनौतीपूर्ण रहेगा जो भाजपा के लिए। सतीश पूनिया की जहां तक बात है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जाट कार्ड खेला है बीजेपी ने, लेकिन ये भी तय माना जा सकता है कि जो उनकी सॉफ्ट जाट छवि है वो उनको सभी जो सर्व समाज है वो पचाने वाला, अब्जॉर्व करने वाली जो छवि है उसकी वजह से ही उनको उतारा है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत है उनकी एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। अभी उनके काफी सारे जो एजेंडों को लेकर साथ चल रहे हैं, देखते हैं कितना सफल रह पाते हैं। जी बिल्कुल। विजय जी, चूंकि बात कांग्रेस की ही चल रही है और राजस्थान के चुनावों को लेकर चल रही है, तो ये भी जरूर पूछना चाहूंगी कि निकाय चुनावों के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए ये? बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है दोनों ही तरफ से। और जहां तक बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस किसी भी स्तर पर जो निकाय चुनाव है उनमें अपना जो परचम लहराने की कोशिश करेगी। इसके लिए उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री स्तर पर कई बैठकों के दौर हुए हैं और उन्होंने जो जिला प्रभारी जो मंत्री हैं उनको और जो ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको सक्रिय कर दिया है क्षेत्रों में। लेकिन जो
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पद काफी महीने से, करीब 2.5 महीने से खाली था। सतीश पूनिया नए आए हैं। हालांकि ग्राउंड लेवल पर जो जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है और वे कहते भी हैं उनका आका राजनीति में कोई नहीं है और वे कार्यकर्ता को ही अपना आका मानते हैं, कार्यकर्ता के साथ काम करने में ही विश्वास रहते हैं और वे निकाय चुनाव में, पंचायत राज चुनाव में पूरा दमखम लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए चुनौतियां बनती नजर आ रही हैं। बिल्कुल। उमेंद्र से मैं आपके पास आना चाहूंगी और बात करेंगे अगर हम मुद्दों की, तो हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के अगर मुद्दों की बात करें तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में अगर किसानों का मुद्दा है तो हरियाणा में काफी ऐसे कुछ मुद्दे थे जो खट्टर सरकार के बिल्कुल विरुद्ध थे। बहुत सारे लोगों ने विपक्ष में भी खड़े हुए और उन्हें जगह जो सीट से हटाने की भी बातचीत कही थी। और राजस्थान में भी स्थानीय कई मुद्दे हो सकते हैं इन दोनों सीटों के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तो इन 4 महीनों में सियासत में काफी कुछ बदलाव आए हैं और साथ ही साथ भाजपा ने अपनी तरफ से कुछ ऐसे मुद्दों को स्टेबल कर दिया है जो बड़े बनकर उभर सकते हैं। जैसे अगर 370 या 35A का ही मामला हो या 3 तलाक कानून को अगर ले लिया जाए, या फिर अगर बात करें कि जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद कांग्रेस के लिए ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे ही इंपॉर्टेंट होंगे या इस तरह के देशव्यापी बड़े मुद्दे बड़ा असर डाल सकते हैं? देखिए, चुनाव में सभी मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होंगे और राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, प्रादेशिक मुद्दे भी होंगे और इसके अलावा जातीयता भी होगी। मंडावा की यदि बात की जाए तो जाट समाज के बाद भी मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ी संख्या में है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है। उसके बाद माली और गुर्जर मतदाताओं की संख्या भी आती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों से या प्रादेशिक मुद्दों से या स्थानीय मुद्दों से ही चुनाव जीता जा सकता है। मुद्दे तो कई दफा क्रिएट भी होते हैं। अब यहां मंडावा और ये खींवसर की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि इन चुनाव में मुख्य दोनों दल अपनी शक्तियां लगाएंगे, लेकिन जिन सांसदों की वजह से सीट खाली हुई है उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है, वो भी पूरी ताकत लगाएंगे। अब ये जो नरेंद्र खीचड़ ये चाहेंगे कि उनकी सीट पे पुनः भाजपा का परचम लहराए, क्योंकि इससे उनकी भी परफॉर्मेंस आगे बढ़ने वाली है। यदि मानिए ये इस चुनाव में नहीं जीत पाती है भाजपा, तो ये लगेगा कि दोनों सीटें भाजपा के लिए आगे जो आने वाला समय है उसके लिए ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए, धारा 370 का मुद्दा भी होगा और अन्य जो मुद्दे आपने बताए वो भी चलेंगे। लेकिन राजस्थान में जो पेंशन का मुद्दा था, छात्रों के लिए चुनाव के समय घोषणा की थी, वो मुद्दे है, ये सब मुद्दे चुनाव में आएंगे। भाजपा ये कोशिश करेगी कि कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां, उन्होंने जो घोषणाएं की, चुनावी वायदे किए, वो कितने क्रियान्वित हुए, वो सब इन चुनाव में मुद्दा बनेंगे। और स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा आज यहाँ किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे उपचुनाव की बात कीजिए, ये मंडावा की बात कीजिए, चाहे खींवसर की बात कीजिए, चाहे आप हरियाणा का चुनाव ले लीजिए या महाराष्ट्र का चुनाव लीजिए, रोजगार एक मुख्य मुद्दा सभी जगह है। यदि युवाओं के सामने सबसे बड़ी बात है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, इस मुद्दे को किसी भी पार्टी को किस हिसाब से वो बनाती है, कैसे उसको पेश करती है, देखने वाली बात है। मंडावा यदि विकास की बात की जाए तो मंडावा में इतना कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई या कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ जिसकी वजह से कह सके कि मंडावा के लोगों के सामने बहुत बड़ी कोई ऐसी चुनौती नहीं है, समस्या नहीं है। मंडावा कभी विकास की दृष्टि में इतना परिपक्व नहीं हुआ, इतना विकसित भी नहीं हुआ, केवल ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी उभरा है और मंडावा में पर्यटन की संभावना भी बहुत ज्यादा है। अब उपचुनाव में कांग्रेस की जहां साख दांव पे लगेगी, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उनकी सीट बरकरार रहे, कांग्रेस ये चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते से सीट छीनी जाए। देखिए, इन चुनाव के नतीजों से न भारतीय जनता पार्टी के, उपचुनाव के नतीजों से न भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की राजनीति में कोई प्रश्न लगने वाला है और न कांग्रेस को कोई हानि या नुकसान होने वाला है। कांग्रेस के पास अब पूर्ण बहुमत हो गया है। बसपा के 6 विधायक उनके पास आ गए, पहले 101 थे, 6 ये हो गए। अन्य दलों की इसलिए इनकी सरकार पे तो कोई प्रश्न आने वाला ही नहीं है। इनको कोई नुकसान हानि लाभ की बात नहीं, केवल ये बताना चाहेंगे कि हमने जो काम किया उसका हमें राजनीतिक लाभ मिला। इसलिए कांग्रेस इन चुनाव को जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाएगी और लगाना भी चाहिए। किसी भी पार्टी के सामने उपचुनाव जीतना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। सतीश पूनिया के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो शेखावटी क्षेत्र से आते हैं और ये दोनों सीटें जाट प्रभावित हैं।
यदि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत जाती है तो एक संदेश जाएगा कि सतीश पूनिया को अध्यक्ष बनाने से जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और इस चुनाव में जैसे कि हमेशा हर चुनाव में होता है कि राज्य भर के कार्यकर्ताओं को लाया जाता है, उनको अलग अलग ड्यूटी दी जाती है, उनको हर क्षेत्र में भेजा जाता है। अब चुनावी प्रबंधन इनका कैसा होगा ये देखने की बात है। सतीश पूनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार उनके राज्य में 2 उपचुनाव हो रहे हैं। उनका चुनावी प्रबंधन भी देखा जाएगा, उनका चुनावी कौशल भी देखा जाएगा। उनके यदि चुनाव जीतते हैं तो एक हाई कमान के सामने संदेश जाएगा कि अध्यक्ष बनाने के बाद जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। यानी जाट समाज की बात की जाए तो राजस्थान में से किसान वर्ग के रूप में देखा जाता है और एक संदेश जाएगा कि राजस्थान का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। यदि ये मानिए उपचुनाव नहीं जीतते हैं तो ये जाएगा कि संदेश ये जाएगा कि राजस्थान का किसान कांग्रेस की रीति नीति से और कांग्रेस के कार्यक्रमों से खुश है। अब इसको दोनों ही पार्टी अपने अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। अब ये देखना है कि दिवाली से पहले इन चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। कौन विधायक बनेगा, किसके घर में दिवाली की आतिशबाजी होनी है, कौन सी पार्टी के घर में अंधियारा होने वाला है, ये सब ये चुनाव के नतीजों से साबित होगा। अब राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के लिए भी एक नई चुनौती है क्योंकि उनको जाट समाज ने अच्छे वोटों से चुनाव जिताया है और वो भी एक कांग्रेस ने भी एक ऐसे परिवार की ज्योति मिर्धा को टिकट दिया था जिसका पारिवारिक प्रभाव है। उनके परिवार का नागौर में हमेशा से वर्चस्व रहा। हनुमान बेनीवाल पहली बार सांसद बने हैं। हनुमान बेनीवाल यदि अपनी सीट को वापस अपनी पार्टी के पक्ष में ले आते हैं, ये पार्टी को जिता लेते हैं तो ये जाएगा कि हनुमान बेनीवाल का जादू बरकरार है। अब जादू अशोक गहलोत जी का चलता है या भारतीय जनता पार्टी या हनुमान बेनीवाल का चलता है, अभी देखने की बात है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए जन टीवी के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खास खबर में। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। स्वागत है श्याम सुंदर जी आपका। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक उपेंद्र राज पुरोहित जी भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम अभी बातचीत करने वाले हैं। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। और चूंकि राजस्थान को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, मुद्दों को लेकर भी हमने बात की, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो जीत तो चाहती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर आपको क्या लगता है कि चेहरों की उसके पास कमी है जो उम्मीदवार उन्हें जीत दिला सके? देखिए प्रीति जी, क्योंकि चेहरा तो इनके पास रीटा चौधरी तो लड़ेगी आपके मंडावा से, और वहां से जो नाम है निकल के आ रहा है रिछपाल मिर्धा का। रिछपाल मिर्धा को दे या किसी और को दे या आपके रामेश्वर डोडी को दे, अभी कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव, उपचुनाव निश्चित रूप से सरकार की परीक्षा घड़ी होती है। अगर पास हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार और संगठन का तालमेल और सरकार के अच्छे कार्यों का नतीजा माना जाता है। अब चुनाव, क्योंकि ये 2 चुनाव जीतना निश्चित रूप से अशोक गहलोत चाहेंगे कि किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर प्रतिपक्ष भी जिस प्रकार से चुनाव लड़ेगा, सतीश पूनिया खुद जाट है और दोनों जाट विधानसभा क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में उनकी भी पहली परीक्षा है और ये जीत हार दोनों पार्टियों के लिए निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ तय यह होना है कि नागौर के खीवसर से क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी चुनाव लड़ेगी या बीजेपी चुनाव लड़ेगी, अभी निर्णय नहीं हुआ है। क्योंकि निर्णय होने से पहले, क्योंकि आपके हनुमान बेनीवाल बीजेपी के सारे समर्थन देते हुए वो चुनाव लड़े थे और नागौर से सांसद बने थे। अब उनकी खाली सीट पर क्या उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी या उनका भाई चुनाव लड़ेगा या बीजेपी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, अभी तय नहीं है कुछ। लेकिन उसके ये कह सकते हैं कि मंडावा से तो निश्चित रूप से अभी किसको लड़ाएंगे चुनाव, ये भी तय होना है। अब क्योंकि जो चुनाव जीते हैं खीचड़,
वो खुद निर्दलीय उम्मीदवार हुआ करते थे पहले, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, विधायक बने और फिर सांसद बनकर के वो चले गए। अब स्थिति दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय ये बना हुआ है कि अशोक गहलोत अभी, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या नहीं करेंगे अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सही है कि अभी कह रहे थे राजनीतिक नियुक्तियां की जानी है। अब राजनीतिक नियुक्तियां होगी नहीं होगी ये भी कुछ कहने की स्थिति नहीं है कि चुनाव की आनन फानन में एकदम घोषणा हो गई है। 21 अक्टूबर को दोनों उपचुनाव होंगे और हमारे यहाँ पे नवंबर में निश्चित रूप से कहा जाता है शहरी निकाय के चुनाव भी होने हैं। तो बड़ा दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई कि, क्योंकि देखिए ये कहा जा सकता है कि चुनाव जीत हार का निश्चित रूप से शहरी निकाय के चुनाव पर और पंचायतों के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रतिपक्ष सीधा तौर पर अगर चुनाव जीत जाता है तो कहेगा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल सही नहीं चल रहा, नहीं उनका सत्ता और संगठन में तालमेल है, ये आरोप लगाएगा और वो कोशिश करेगा शहरी निकाय का चुनाव अपने पक्ष में करे माहौल। और अगर हार जाती है बीजेपी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी तो निश्चित रूप से कांग्रेस ये कहकर के कहेगी कि देखिए क्या कांग्रेस ने अच्छे काम किए और दोनों में तालमेल अच्छा है, हम उपचुनाव जीते। तो चुनाव निश्चित रूप से ये पार्टी की छवि भी सामने लाएगा और प्रदेश जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने इनके सतीश पूनिया, जो कि मूल रूप से है तो शेखावटी क्षेत्र के, लेकिन शेखावटी क्षेत्र ने उनको पसंद नहीं किया, उनको चुनाव नहीं जिताया, वो चुनाव लड़के आमेर से जीते। तो ऐसी स्थिति में कहना कि उनका बहुत बड़ा प्रभाव शेखावटी क्षेत्र में, ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी किस प्रकार की गोटी फटाएंगे, क्योंकि वो 370 धारा बाकी जो चीज लाए हैं उसको निश्चित रूप से सामने दिखाएंगे कि हमने देश के लिए प्रभावशाली कदम उठाया है और हम देश को क्या कुछ देना चाहते हैं। और आपने देखिए हाल ही में जिस प्रकार से कल छूट दी गई है उससे तय हो रहा था कि कल छूट दी और आज चुनावी घोषणा हो गई और प्रधानमंत्री तो अमेरिका चले गए। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए उपचुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। दोनों जीतना चाहेंगे, कोई हारना नहीं चाहेगा, लेकिन क्योंकि बीजेपी का मौजूदा स्थिति में पार्टी के पास सीटें थी, एक हनुमान बेनीवाल के पास उनके समर्थित जो है राष्ट्रीय उनके पास है और इनके पास है, कांग्रेस के पास सीटें नहीं है। कांग्रेस चाहेगी कि ये सीटें दोनों कब्जा करे, अब कब्जा कर पाती नहीं कर पाती ये बात अलग है। अब चुनाव में किस प्रकार के उम्मीदवार सामने आएंगे ये तो भविष्य ही तय करेगा कि वो किसको तय करेंगे। तो एक चुनाव निश्चित रूप से राजस्थान की आने वाले जो पंचायतों का और शहरी निकाय का चुनाव होगा उसमें एक नया दिशा दे जाएगा। जो जीतेगा वो निश्चित रूप से इसकी अपने आप को स्थापित करेगा कि हम जीत सकते हैं आगे भी। बिल्कुल श्याम सुंदर जी, चेहरों का तो अभी नहीं पता, हम सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे हैं कि कौन से चेहरे क्या हो सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थान पर जब चुनाव होते हैं तो वहां के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो रहा है, या तो वो उसे प्लस या माइनस में उतार सकते हैं और वही वो मुद्दे होते हैं जो उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। आपको क्या लगता है इन 2 सीटों के लिए भी कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जो किसी भी कैंडिडेट के लिए प्लस या माइनस का सवाल हो? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सरकार जिसकी होती है, वो उस क्षेत्र के लिए विशेष कुछ भी कर सकती है, वहां पे आश्वासन भी दे सकती है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी का मुख्यमंत्री अगर प्रचार करने जाता है तो निश्चित रूप से वहां के क्षेत्र में प्रभावशाली कहेगा, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति आकर के प्रचार करेगा, मुझे लगता नहीं। ये सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह चुनाव जीत करके पार्टी को अपनी जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं किसी जाति विशेष का नहीं हूँ, मैं किसी आका, मेरे पास कोई आका नहीं है, तो अब वो चुनाव जीत के बताएं कि वो कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता उन पर भरोसा करते हैं। अभी तक तय हो जाए पहले तो कि भाजपा ही लड़ेगी दोनों पर या हनुमान बेनीवाल अपनी सीट पर बरकरार रहेंगे, उसकी पार्टी बरकरार रहेगी, ये निर्णय हो जाए। उसके बाद निश्चित रूप से बहुत जल्दी चीज सामने आएगी, क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। उसके बाद आपके 21 तारीख को, अभी 30 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। और ये सारी चीजें बहुत जल्दबाजी में हुई है, तो सारी चीजें चुनावी माहौल बनाने में दोनों ही पार्टियों को निश्चित रूप से बहुत
बहुत जोर लगाना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि दोनों ही पार्टी के आज यहाँ पे 5 सांसद और सब बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा हुई है और निश्चित रूप से आज अमित शाह भी बात कर रहे हैं भाजपा के सांसद और वहाँ के लोगों से, तो उपचुनाव का बात आएगी। और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भी यहाँ के लोग जाएंगे। तो आज अमित शाह कुछ कह रहे, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को लगा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे थे। अब क्या कुछ कहा होगा ये तो अभी मैं क्योंकि देख नहीं पाया अभी तो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अमित शाह चाहेंगे कि उपचुनाव किसी तरह से भाजपा जीते और या उनका समर्थित दल जीते, और महाराष्ट्र और हरियाणा में राजस्थान की क्या नीति रहेगी, ये सारी बातें भी तय आज हो रही है। और कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही बैठक की है। कांग्रेस उस वक्त तो तय नहीं कर पाई थी कि उपचुनाव इतनी जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे, और शहरी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले डिक्लेयर होना है। ये तो पहले लग रहा था शहरी निकाय से के बाद भी हो सकते थे, पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले चुनाव कराए जाने का निश्चित रूप से माहौल का फायदा दोनों ही पार्टी को उठाना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक उपेंद्र जी भी इस वक्त मौजूद है। उपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल तो ये कि केंद्र की सत्ता के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव हुए हैं और तब से लेकर अब तक सियासत में काफी बदलाव हुए हैं जो मोदी के पक्ष में है। ऐसे में क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मोदी की लोकप्रियता का भी एक टेस्ट होगा? देखिए प्रीति जी, ये जो राजस्थान में उपचुनाव अब हो रहा है या इससे पहले भी जो उपचुनाव हुए, हम थोड़ा सा 1.5 साल पहले जाएं, उपचुनाव हमेशा दोनों पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और उपचुनाव वर्तमान सरकार की संतुष्टि का भी परिणाम होगा और केंद्र सरकार के लिए चुनौती भी उस वक्त था। हम यदि 2 दिन पहले तक की चर्चा करें तो 2 दिन पहले तक दोनों जगह के उपचुनाव में जो मेरा आकलन था कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन जो कल केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा एक बहुत बड़ा पैकेज, बहुत बड़ी आर्थिक सुधार की जीएसटी को लेकर के 2 करोड़ तक की ऑडिट फ्री कर दी, उसके बाद में पिछले 24 घंटे के अंदर एक अलग संदेश केंद्र सरकार का गया आर्थिक सुधारों को लेकर के और मंदी को लेकर के। तो मुझे यूं लगता है कि ये दोनों जो उपचुनाव है राजस्थान में जो होने जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ये अब इस चुनौती का किस प्रकार से सामना करते हैं ये एक देखने वाली बात है। जो नए अध्यक्ष की घोषणा राजस्थान में बीजेपी पार्टी द्वारा की गई है सतीश पूनिया के लिए, सतीश पूनिया का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो जमीन से जुड़े हुए कैडर के नेता है, आम लोगों से इनका जुड़ाव भी है। तो ऐसी स्थिति में जो कल की घोषणा हुई आर्थिक पैकेज को लेकर के, तो सतीश पूनिया के लिए राह आसान दिख रही है मुझे और राजस्थान सरकार के लिए राह मुश्किल दिख रही है। मोदी के लिए अपन बात करें तो अब बड़ा चैलेंज दिख नहीं रहा। मुझे जहां तक दिख रहा है ये दोनों सीट आज की घड़ी में बीजेपी की झोली में जाती हुई मुझे दिख रही है। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। 2 तो बीजेपी की है ही नहीं, अभी तो हनुमान बेनीवाल के पास सीट है। हनुमान बेनीवाल भी है तो वो समर्थन देगा निश्चित रूप से, बीजेपी के लिए मानेंगे हम उसको क्योंकि वो केंद्र सरकार में एनडीए को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बात है कांग्रेस की झोली में जाती हुई नहीं दिख रही। वो चाहे बीजेपी को जाए या हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी से किसी पारिवारिक सदस्य को खड़ा करे, तो सीट का झुकाव इस वक्त पिछले 24 घंटे के दौरान मेरा आकलन ये है कि वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत और सचिन पायलट यहाँ क्या किस प्रकार के समीकरण बनाते हैं। ये बड़ा रुचिपूर्ण और भविष्य में छिपा हुआ कदम होगा इनका। देखते हैं क्या करते हैं ये। चलिए उमेंद्र जी के पास में आना चाहूंगी। उमेंद्र जी, जैसे हमने पहले भी बातचीत की थी कि हरियाणा और राजस्थान का जाट कनेक्शन तो है ही, क्योंकि हरियाणा में जाट आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था, यहाँ पर जाट वोट बैंक बहुत बड़ा है। तो किस तरीके से ये जो समीकरण है ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए,
देखिए, चुनाव में जाति समीकरण को भी माना जाता है। मुद्दों के अलावा हम ये नहीं कह सकते कि जातीयता का कोई मुद्दा नहीं होगा। इसके अलावा मुख्य बात यह होगी कि कौन सी पार्टी बढ़िया अच्छे ढंग से चुनावी प्रबंधन कर पाएगी। मंडावा की जनता के सामने पहला उपचुनाव नहीं है। हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर उपचुनाव को देख चुकी है। बिल्कुल उमेंद्र जी, मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रोककर यही कहना चाहूंगी कि जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जाति समीकरण ही एक मुद्दा होता है, लेकिन हरियाणा में वाकई में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि जब खट्टर को यहाँ पर सीट मिली थी तो ये वाकई में विरोध का एक बहुत बड़ा कारण बना था, क्योंकि किसी जाट को वहां पर नहीं बिठाया गया। तो इस नजरिए से अगर देखें तो राजस्थान और हरियाणा में ये जो वोट बैंक है, जो हम जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, ये कितना असर डाल सकता है? मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि जातीय समीकरण की स्थिति को हम नकार नहीं सकते। डॉक्टर चंद्रभान को पहले लोक दल के टिकट पे चुनाव लड़ाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन किया था और उनके सामने भी कांग्रेस ने बड़े जाट नेता को खड़ा किया था। लेकिन डॉक्टर चंद्रभान के उस समय जो वोट आए हम अंगुलियों पे गिन सकते हैं। जाट समाज में ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति बड़ा है। हर समाज में कभी कभी चुनाव के समय में ये स्थिति भी होती है कि बड़ा कौन, राजनीतिक लाभ उसको भी मिल जाता है। अब प्रबंधन की बात आएगी, जो पार्टी चुनाव में अच्छा प्रबंधन कर पाएगी, अच्छे मुद्दे उठा पाती है, उसको उसकी विजय होना निश्चित है। हरियाणा के लिए हरियाणा की बात यह है कि हरियाणा में जो जाति समीकरण है उसको हम नकार नहीं सकते। हरियाणा में आप देखिए, भजन लाल जी जब भी सीएम बने वो गैर जाट नेता के रूप में माने जाते थे, विष्णोई माने जाते थे। बिल्कुल। अब खट्टर साहब को इन्होंने बनाया। वैसे कई नेताओं के नाम थे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव से पहले भाजपा में आए, कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आए, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया। पिछली बार जब हरियाणा में एक आंदोलन हुआ तो जाट समाज ने जो आंदोलन किया था उसमें खट्टर साहब के विरोध में बहुत बड़ी उन्होंने रैलियां भी निकाली, माहौल भी गरमाया। लेकिन जातीयता का जो मामला है लंबे समय तक चलने वाला नहीं होता है, क्योंकि एक जाति यदि किसी के पक्ष में होती है तो अन्य जातियां उसके खिलाफ हो जाती है। अब कौन व्यक्ति अपने पक्ष में कितनी जातियों को अपने पाले में ला पाएगा, ये देखने वाली बात है। हरियाणा में खट्टर साहब का कोई राजनीतिक पहले कोई प्रभाव भी नहीं था, वहां के लोग उनको जानते भी नहीं थे। उनको अचानक लाया गया, अचानक वे मुख्यमंत्री बने, तो ये वहां के लोगों ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि भाई वो गैर जाट है। अब हरियाणा में इस समय जो प्रमुख दल है उसमें चौटाला की पार्टी है, वो हो सकता है उनका बसपा से समझौता हो या अन्य किसी। अब चौटाला परिवार इस समय बहुत बिखरा हुआ है। अब है चौटाला की अलग पार्टी हो गई, आइए चौटाला की अलग पार्टी हो गई, उन्होंने जनतांत्रिक जनता पार्टी बना ली, वो इन्हीं लोग के नाम से लड़ रहे हैं। अब ये आपस में घर की जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा के वोटों में कितना सेंध लगा पाएगी, एक अलग चीज है। भूपेंद्र हुड्डा ने पहले साफ कह दिया कि भाई मैं सोनिया गांधी से मिल चुका हूं और वहां की जो चुनावी व्यवस्था मैं देखूंगा, मैं भविष्य का मुख्यमंत्री होऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये नहीं कहा है कि चुनाव खट्टर साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे या अन्य किसी। भाजपा हमेशा एक कोशिश में होती है या ये संदेश देने की कोशिश में होती है कि वो सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ने का एक संदेश देती है। भले ही वो हमेशा कहती है कि हम ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ते हैं। अब ये खट्टर साहब का जो नेतृत्व ये मान के ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारा अगली बार भी मुख्यमंत्री खट्टर होगा, तो ये निश्चित है कि हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट के बीच का चुनाव होगा। जैसा कि पहले भजन लाल जी के समय में होता था कि जाट और विष्णुओं का होता था। इस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी इसको कितना मैनेज कर पाती है, ये देखने वाली बात है। अब राजस्थान की यदि हम राजस्थान में हम देखें तो दोनों सीट ऐसी है, चाहे खींवसर की हो चाहे मंडावा की हो। यहाँ जाट समाज इस स्थिति में है कि चुनाव को प्रभावित करेगा कोई भी, और मैं मानता हूं कि शायद दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी जाट समाज से ही होंगे। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी अच्छा चुनावी प्रबंधन चुनाव को अपने पक्ष में बनाने और बदलने में कामयाब हो जाता है। हमें ध्यान होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 24 सीटें आई थी भैरव सिंह शेखावत के समय में, तो हिंडोली के उपचुनाव को उन्होंने जिस प्रबंधन के साथ में लड़ा, अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना भोजन, उस व्यवस्था के बाद में उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में होने के बाद भी उस उपचुनाव को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जीता। यदि इस प्रकार का चुनावी कौशल, चुनावी प्रबंधन होता है और कांग्रेस अपने मुद्दों को यदि आम जनता के सामने ला पाती है। अब इस समय कांग्रेस के सामने राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या यह है
कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो चर्चा है ये इन चुनाव में कहीं न कहीं प्रभाव डालेगी। आम लोगों में ये बात है कि राजस्थान में कांग्रेस अभी यूनाइटेड नहीं है। अब ये उपचुनाव में कितना संदेश दे पाते हैं अपनी एकता का, अपनी उपलब्धियों का, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी में नया जोश इसलिए होना है कि उनको नया अध्यक्ष मिला है, नया बॉस मिला है सतीश पूनिया। अब वो युवाओं को कितना मोटिवेट कर पाएंगे, युवाओं को कितना काम दे पाएंगे, उनका चुनावी प्रबंधन कैसा होगा। यहाँ एक खास बात और बताना चाहूंगा कि सतीश पूनिया के सामने इस समय 3 जिम्मेवारियां हैं। उन्हें हरियाणा चुनाव का भी प्रबंधन का काम सौंपा हुआ है, राजस्थान भाजपा के भी वो अध्यक्ष है, इसके अलावा सदस्यता अभियान के भी वो संयोजक है। अब तीनों चीजों को कैसे मैनेज कर पाएंगे ये उनका कौशल बताएगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि वक्त की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है और एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो छूट रहा है। हालांकि इससे पहले भी मैंने मुद्दों में इसे शामिल करके बात उठाई थी, लेकिन वो चीज क्लियर नहीं हो पाई थी। मैं जानना चाहूंगी कि 370 का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, धारा अनुच्छेद 370 और 35A इन चुनावों में कितना इम्पैक्ट छोड़ पाएगी? कहा जा रहा है कि बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। देखिए प्रीति जी, क्योंकि 370 धारा का जो प्रभाव पहले था वो अब इतना प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि 370 धारा अब पुराना पड़ता जा रहा है। लेकिन अब जिस सरकार से जो छूट प्रदान की है, जिस प्रकार का मोदी सरकार ने जीएसटी और ज्वेलरीज वगैरह काफी चीजों में जो रिलीफ दे करके चुनाव को अपनी तरफ खींचने का प्रयास जो किया है, कल किसी को पता नहीं था छूट क्यों दी जा रही है और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है। देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी का शासन है, केंद्र में बीजेपी का शासन है। अब ये मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री दोनों हैं, फडणवीस वहां पर है और खट्टर यहाँ पर है, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री को जिस तरह का गुजरात में साइडलाइन करके रखे मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही चुनाव लड़ेगी यहाँ पर। और चुनाव में निश्चित रूप से वो बताने का प्रयास करेंगे कि हम भारत में 370 धारा का बात यहाँ आएगी निश्चित रूप से, और 35A का भी बात आएगी, क्योंकि अभी भी अमित शाह कह रहे थे कि हम हर जगह जो एनआरसी वाला मामला भी है वो भी आएगा निश्चित रूप से यहाँ पर, कि हम जहां भी होगा उसको हम बाहर खदेड़ करके रहेंगे। ये बातें अमित शाह ने कही है। और क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो गई है और राजस्थान निश्चित रूप से महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह कार्यकर्ता भेजेगा, नेता भेजेगा जीतने के लिए, वहां सहयोग करने के लिए। लेकिन हमारा उपचुनाव है साथ साथ, इसलिए हम उपचुनाव में भी अपना ध्यान रखेंगे। हमारे लोगों को जो जाट प्रभावी लोग हैं वो निश्चित रूप से यहाँ रहना पसंद करेंगे, और वहाँ कितना किसकी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि हुड्डा और शैलजा को वहाँ कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। वहाँ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहाँ प्रतिपक्ष बिखराव की स्थिति में, ओम प्रकाश चौटाला की स्थिति भी ठीक नहीं है। कांग्रेस किस प्रकार मजबूती से चुनाव लड़ेगी अभी तक ढंग से तय उन पर है, लेकिन ये बात तो तय कर दी है कि शैलजा और हुड्डा को दी है जिम्मेदारी। और महाराष्ट्र में अभी तक तय नहीं हो पा रहा है उनका कि किसको जिम्मेदारी देंगे, वहाँ शिवसेना किस प्रकार की स्थिति करेगी। तो चुनाव बड़ा रोचक होगा, देश में एक नई दिशा प्रदान करेगा, क्योंकि आने वाले और प्रदेशों के जो चुनाव होंगे वो उसमें भी होगा। और राजस्थान का उपचुनाव निश्चित रूप से वो तय कर देगा कि हम जो शहरी निकाय के चुनाव होंगे वो दिशा किस ओर जा रही है, और पंचायतों के चुनाव की दिशा ये उपचुनाव भी तय कर जाएगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर पा रही है। क्योंकि आज कुछ निर्णय अशोक गहलोत कर रहे हैं, दिनों दिन करते भी जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सचिन पायलट से पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए। अब क्योंकि अभी तक सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के बाद वो कुछ न कुछ खुरापात करते रहते हैं। आज प्रभारी ने कह भी दिया कल कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो अभी नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएगी। अब क्योंकि अशोक गहलोत बहुत पशुपेश की स्थिति में इसलिए पड़े हुए हैं कि चुनाव डिक्लेयर हो गए। अब डिक्लेयर होने के बाद में क्या राजनीतिक नियुक्तियां, क्योंकि निश्चित रूप से सोनिया गांधी के माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने बीएसपी को शामिल किया तो सचिन पायलट को शामिल नहीं किया उस निर्णय में, सीधा सोनिया गांधी से बातचीत की। अब सोनिया गांधी क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी नहीं बदलेगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि रघुवीर मीणा को प्रदेश अध्यक्ष नया रूप देना चाहते हो, वो नहीं। अब क्योंकि वहां पर अगर जाट को बना दिया गया है तो ये चाहेंगे कि एसटी को किसी प्रकार से वो बना ले, और कुछ मंत्रियों को बाहर करने की बात हो रही है, लेकिन वो निर्णय कब तक लागू हो पाएगा, इसलिए अशोक गहलोत के लिए और चुनौती है। और मैं कह सकता हूं कि ये पायलट के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो उनको निर्णय करना है
जिताने के लिए एक संगठन उनकी जिम्मेदारी रहती है, तो उनको जिताएंगे, नहीं तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो ये चुनाव निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में एक नया दिशा प्रदान कर जाएगा दोनों के लिए, अशोक गहलोत के लिए भी और सतीश पूनिया के लिए भी, क्योंकि अगर जीत हार तय करेगी कि हम कहां किस ओर जा रहे हैं। तो वाकई में राजस्थान का जो चुनाव है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या कुछ स्थिति बनेगी, क्या कुछ नतीजे होंगे, ये तो 24 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल कई सारे मुद्दे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन वक्त की थोड़ी हमारे पास कमी है, तो मैं अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया कहना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उमेंद्र दाधीच जी, राजनीतिक विश्लेषक उपेंद्र राजपुरोहित, विजय वर्मा, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।